गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अफसर खान गुरुकुल विद्यापीठ बरौली से। आज मैं आपको क्लास 8 का 1857 रिवोल्ट के अगले पार्ट को पढ़ाऊंगा। आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे और लिसन करेंगे। ठीक है बेटा। अब हम अगले पार्ट की बात करते हैं, फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। आखिर जो रिवोल्ट था 1857 का, वो क्यों फेल हो चुका था, हैं? पास क्यों नहीं हो पाया? इसके बारे में बहुत बड़े रीजंस थे, तो उसको वन बाय वन इस रीजन को हम समझते हैं। देयर वर मैनी रीजंस वाई द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड। दे आर, बहुत सारे रीजन थे जिससे कि 1857 का रिवोल्ट फेल्ड हुआ। उसको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, द रिवोल्ट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया टुगेदर। बहुत बड़ी बात ये थी कि जो ये रिवोल्ट था 1857 का, ये इंडिया के सभी पार्ट में नहीं फैला, जिसकी वजह से सभी लोग नहीं आ पाए। सेकेंड पार्ट, इट वाज नॉट सपोर्टेड बाय ऑल ग्रुप्स एंड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। दूसरी बात ये थी कि इसको सभी ग्रुप का सपोर्ट नहीं मिला। सेक्शन जो थे, सभी सोसाइटी के जो लोग थे, जो हर समाज था, वो सब समाज के इसको सपोर्ट नहीं मिला। कुछ ही लोग सिर्फ इस रिवोल्ट के अंदर शामिल थे। सम वर ओपनली सपोर्टिव ऑफ द ब्रिटिश एंड अगेंस्ट द रिबेल्स। कुछ मिला के कुछ हमारे इंडियन गद्दार भी थे इसके अंदर, हमारे भारतीय गद्दार थे जो इस रिवोल्ट में हमारे इंडियन हो के भी वो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे। और हमारे जो रिबेल्स थे, विद्रोही थे, उनके वो खिलाफ थे तो इंडियन, लेकिन अपने लालच में वो ब्रिटिश का साथ दे रहे थे, ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे। द राजपूत प्रिंसेस, द सिख्स एंड द रूलर्स ऑफ पटियाला, नाभा एंड कश्मीर डिड नॉट ज्वाइन द रिवोल्ट। देखिए, जो राजपूत राजकुमार थे, सिख थे, और जो पटियाला के जो नवाब थे, पटियाला लग रहा था, नाभा और कश्मीर के नवाब थे, इन्होंने विद्रोह को ज्वाइन नहीं किया, मतलब ये विद्रोह में शामिल ही नहीं हुए। थर्ड पॉइंट, देयर वाज नो प्रॉपर आइडियोलॉजी और स्ट्रेटेजी विच कुड हेल्प द रिबेल्स इन सिस्टमेटिक अटैक। कुल मिला के जो विद्रोही थे, उनके पास कोई अपना तरीका नहीं था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। जैसे हमारी कोई फ्यूचर प्लानिंग होती तो हमको शुरू से उसकी तैयारी करते हैं ना, कि हमें क्या बनना है, उसकी हम तैयारी बहुत शुरू से करते हैं। लेकिन इनकी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी थी नहीं, और एक अच्छी तैयारी भी नहीं थी इस रिवोल्ट को लेके। इनके पास कोई आइडिया नहीं था इसका। मोस्ट लीडर्स फॉर टू लिबरेट ओनली देयर ओन टेरिटरीज। इसमें बहुत सारे जो लीडर्स थे, नेता थे, वो सिर्फ अपनी टेरिटरी को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे। टेरिटरी मतलब उनका इलाका, जिस इलाके के राजा थे। कुल मिला के सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, कोई देश के लिए लड़ नहीं रहा था। देयर वर नो नेशनल लीडर टू कोऑर्डिनेट द मूवमेंट। और सबसे ज़्यादा तो कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं था जो इस मूवमेंट को संभाल सके। आगे देखते हैं हम लोग फिफ्थ वाला पॉइंट। द रिबेल्स वर शॉर्ट ऑफ वेपन्स एंड फाइनेंसेस। देयर मिलिट्री टेक्निक्स वर आल्सो आउटडेटेड। कुल मिला के जो हमारे रिबेल्स थे, जो हमारे विद्रोही थे, न तो उनके पास हथियार थे उतने अच्छे, और न उनके पास पैसा था, और उनके पास मिलिट्री टेक्निक्स भी कुछ ज़्यादा अच्छी थी नहीं, बहुत पुरानी टेक्निक थी। अब नेचर ऑफ द रिवोल्ट, आखिर इस विद्रोह की प्रकृति कैसी थी, कैसा था विद्रोह, क्या हुआ इस विद्रोह के अंदर। द ब्रिटिश अथॉरिटीज कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द सिपॉय म्यूटिनी टू रिड्यूस इट्स मैग्निफिसेंस। कुल मिला के इसकी चमक धमक को, 1857 की रिवोल्ट की चमक धमक को ख़त्म करने के लिए अंग्रेजों ने उसको क्या कहा कि मात्र सिपाहियों का विद्रोह था और बहुत छोटा विद्रोह था, ताकि लोग ये ना समझे कि बहुत बड़े लेवल का विद्रोह हुआ। उसके मैग्निफिसेंस मतलब उसके आकर्षण को कम करने के लिए कहा गया। हाउ एवर द फैक्ट्स सजेस्ट अदरवाइज, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही बताते हैं। द रिवोल्ट बिगेन विथ अ म्यूटिनी ऑफ द सिपॉयज बट वाज सून transformed into a popular revolt when people from different sections of society joined in। शुरुआत में तो ये सिपाहियों का ही विद्रोह था, लेकिन आगे चल के इसको समाज के दूसरे लोगों ने भी इसको धीरे धीरे ज्वाइन किया, और ये बहुत बड़ा एक रिवेल और रिवोल्ट बन चुका था। दिस इज क्लियर फ्रॉम द स्टेटिस्टिक्स विच शो दैट आउट ऑफ द 1,50,000 पीपल किल्ड इन द रिवोल्ट। कुल मिला के आंकड़े बताते हैं
कि 1.5 लाख लोग 1,50,000 लोग इस रिवोल्ट के अंदर मारे गए थे और मेजोरिटी सिविलियन की थी, सबसे ज़्यादा सिविलियन लोग मारे गए थे इसके अंदर। द रिवोल्ट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय हिंदू मुस्लिम यूनिटी एज पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज फॉट टुगेदर। इस रिवोल्ट के अंदर एक चीज़ अच्छी देखने को मिली, हिंदू मुस्लिम एकता का, कि दोनों ने मिलकर लड़ाई किया। द एक्सटेंट ऑफ रिवोल्ट, इट्स स्प्रेड एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन इट मेड द इंडियन हिस्टोरियंस टर्म्स इट एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे ये मतलब आगे बढ़ा रिवोल्ट, और जैसे ये फैला तो हमारे बड़े बड़े भारतीय कहने लगे कि ये क्या था, ये किस तरह का वार था, कि इसको कहा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी की पहली लड़ाई के रूप में हमारे भारतीय इतिहासकारों ने इसको लिया। अब देखते हैं रिजल्ट क्या थे रिवोल्ट के। भाई सबका रिजल्ट होता है तो इसके भी हम रिजल्ट देखते हैं। द रिवोल्ट प्रोड्यूस्ड फॉर रीचिंग रिजल्ट, हालांकि इसने बहुत दूरगामी परिणाम दिए, आने वाले फ्यूचर के लिए भी अच्छे खासे रिजल्ट दिए। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस सम चेंजेस इन देयर ओल्ड पॉलिसीज, ब्रिटिश भी समझ गई थी कि अब इस तरह का दोबारा विद्रोह ना हो, रिवोल्ट ना हो, इसके लिए उन्होंने कुछ अपनी पॉलिसी में चेंजिंग की थी। सम ऑफ दीज आर ब्रीफली डिस्कस्ड बिलो, नीचे ये हम उसको डिस्कस करते हैं। द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी was formally ended in India by an act passed by the British Parliament, also known as the Queen's Proclamation। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी हमारे भारत में, अब उसका शासन नहीं रहेगा। ये ऐसा कानून पास गया ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, है ना, उसी को हम बोलते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन इन अगस्त 1858। सबसे पहले भाई कंपनी हमारे पे शासन कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ऐसा नहीं था, अब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे शासन नहीं करेगी। अब द रूल ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन एंड द पार्लियामेंट टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। तो अब हमारे पे कौन शासन करेगा? ब्रिटेन क्राउन, मतलब ब्रिटेन की जो महारानी है, जो ब्रिटेन की जो राजा है वो हमारे पे, और उसका पार्लियामेंट हमारे पे शासन करेगा, ताकि और वो रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट चला सके हमारे भारत के लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करती थी। द एक्ट ऑफ 1858 एबोलिश द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और जो 1858 का एक्ट आया उसने अंत कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ख़त्म कर दिया इसने। अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। अब कौन से मेंबर अपॉइंटमेंट हुए? ब्रिटिश कैबिनेट, मतलब भारतीय परिषद, अरे भारतीय बोलो, सॉरी ब्रिटिश परिषद के लोग, कैबिनेट मतलब मंत्रालय के लोग। अब कैबिनेट मंत्री आए, है ना, मंत्री लोग आए और उनको अपॉइंटमेंट किया गया ताकि भारतीय व्यवस्थाओं को, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को देखभाल करें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखभाल करें। ही वॉज नोन एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उनको क्या कहा गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा गया। एंड वाज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम कॉल्ड द इंडियन काउंसिल, और उनको भारतीय परिषद के अंदर भी उनको हिस्सेदारी दी गई ताकि समय समय पर वो एडवाइस करें। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय, दैट इज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, और जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको वाइसराय का पद दिया गया, वो टाइटल उसको वाइसराय का, गवर्नर जनरल का टाइटल हटा दिया गया, तो उनको वाइसराय कहने लग गया था। और ये वो जो ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश राजा के चाहे रानी के बहुत खास होते थे ये। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसराय अंडर द क्राउन, और जो लॉर्ड कैनिंग था वो पहला वाइसराय भारत का बना। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। All ruling chiefs of the country were assured that their territories would never be annexed in future। अब जितने भी हमारे भारतीय राजा थे, रूलिंग चीफ थे, मतलब जो भारतीय भी कुछ राजा थे, तो उनको ये आश्वासन दिया गया कि अब आपके टेरिटरी, जो भी आपका क्षेत्र है, उसको अब फ्यूचर में उस पर हम आक्रमण उसको अपने में नहीं मिलाएंगे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा आश्वासन दिया। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हेयर्स इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सन। अब जो आपको एक मालूम है, मैंने एक पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाया था याद है? कि जिसका सन और जिसका अपना खुद का बेटा बेटी नहीं होगा, उसका ज़मीन ये लोग छीन लेते थे, उसका रीजन छीन लेते थे। वो कौन सा एक था? सब्सिडरी अलायंस, और क्या था? एक तो सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ाया था, और आपको क्या पढ़ाया था मालूम होगा, थोड़ा उसको पेज पलट के देखिएगा। अब इनको ये कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारे बच्चा रहेगा तो भी हम कोई तुम्हारे किंगडम को नहीं छीनेगा।
However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount or their supreme ruler. The Indian army was reorganized to prevent future revolt. It was declared that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. अब इसमें क्या हुआ, यूरोपियन सोल्जर्स को ज़्यादा भर्ती करने लगा ताकि ऐसे रिवोल्ट अब बाद में ना हो। इंडियन आर्मी की संख्या कम कर दी गई थी, ब्रिटिश आर्मी की इंडियन लोगों की संख्या कम कर दी, क्योंकि संख्या ज़्यादा हो तो फिर रिवोल्ट कर देंगे। To win over the loyalty of the orthodox section of society, the British government promised not to interfere in India's religious and social customs. अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कहा, प्रॉमिस किया कि आप किसी भी धार्मिक मामले में, है ना, हम इंडिया के किसी भी रीजन के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बस ये आपका चैप्टर ही ख़त्म होता है। थैंक यू।